बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट को बहुत ईजिली समझ लीजिए। इससे आसान क्या होगा, आप देखिए खुद ही। इसमें बहुत गिनी चुनी चीज़ें आती हैं। वैसे भी इसका फॉर्मेट उतना लंबा चौड़ा नहीं होता जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हुआ करता है। इसमें मेनली वो सब चीज़ें आती हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि नॉन करंट एसेट से जुड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, उनकी परचेज सेल और उनसे जुड़ी हुई इनकम्स इसके अंदर आया करती हैं। इनको मैंने स्प्रेड का नाम दिया हुआ है, SPRID, स्प्रेड। स्प्रेड का एस होता है सेल ऑफ फिक्स एसेट, या आप कह सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स एसेट में फिक्स टेंजिबल एसेट भी हो सकती है, फिक्स इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। पी से आपका परचेज हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब सेल है तो पैसा आया होगा, और परचेज हुई है तो पैसा गया होगा, इसलिए सेल प्लस में आएगा और परचेज माइनस में आएगा। ये अंडरस्टूड चीज़ है। उसके अलावा ये तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन तीनों रेयर ही मिलेंगी। मेनली इसमें सेल परचेज ही आता है। उसका ये तीन चीज़ें हैं, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, और तीनों में पैसा आया है, तो दैट्स वाई ये आपका पॉजिटिव में लिखे जाएंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बहुत ही छोटा हुआ करता है बच्चों, बहुत ही आसान से हुआ करता है, और उसको मैंने स्प्रेड के नाम से और आपको आसान कर दिया याद रखने के लिए। जो इसका रिजल्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी मेहनत की जाती है वो परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट या परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही करी जाती है। अब परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ आप गैप से ही पहचान लेंगे। स्पेशली इन्वेस्टमेंट में अगर बढ़ रही है तो परचेज, कम हो रही है तो सेल। फिक्स एसेट में बढ़ रही है तो परचेज ही होगा, लेकिन कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो। और बड़े अमाउंट से कम हो रही है तो वैसे आप सेल ही लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और अगर उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिक्स एसेट के बारे में, तो आपको इनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जब आप किसी भी फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो उसके फॉर्मेट में मैक्सिमम इतनी ही चीज़ें आएंगी। उसका जो पुराना बैलेंस है वो यहाँ लिख दीजिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो उसका करंट ईयर बैलेंस है उसे यहाँ लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर हो गया बच्चों इतनी बात। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर बैलेंस। अगर आपने खरीदा होगा तो वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा, बेचा होगा तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। अब बेचने पे अगर गेन हुआ होगा तो टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस हुआ होगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है बच्चों। और जो भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर वो आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और करके बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों लिखा है, मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि फिक्स एसेट को बुक वैल्यू पे भी मेंटेन किया जाता है और उसकी कॉस्ट पे भी मेंटेन किया जाता है। अगर आप फिक्स एसेट उसकी बुक वैल्यू मेंटेन कर रहे हो तो आपको केवल फिक्स एसेट अकाउंट ही बनाना होगा, कोई और अकाउंट साथ में नहीं बनाना होगा। ऐसे में तो आप बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे जितना भी आपने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है ऑन द एसेट्स। क्लियर बच्चों। तो याद रखिएगा, ऐसे में ये आएगा जब आप फिर सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, यानी आप फिक्स एसेट उसकी बुक वैल्यू मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है बच्चों। तो अब ये कब आएगा, जब आप फिक्स एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो और फिक्स एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो ऐसे में बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। यहाँ ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी, ओपनिंग कॉस्ट, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग कॉस्ट, यहाँ परचेज, यहाँ सेल, यहाँ लॉस, यहाँ गेन, सब कुछ सेम रहेगा। बस डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, वो भी सिर्फ उस एसेट का जिसको बेचा गया है। किसका बच्चों, जिसको बेचा गया है, ऑफ सोल्ड फिक्स एसेट। और एक्यूमुलेट का मतलब होता है उसके खरीदने से लेकर बेचने तक का डेप्रिसिएशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन ऑल द एसेट्स। मेनली यही डेप्रिसिएशन होता है जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जाता है। ये डेप्रिसिएशन कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं प्लस किया जाता है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस किया जाता है। ज़्यादातर ये फिक्स एसेट अकाउंट जो होता है वो फिक्स एसेट की परचेज ढूंढने के लिए ही बनाया जाता है। ज़्यादातर सेल गिवन होती है। ठीक है। कभी कभार सेल ढूंढने के लिए, कभी कभार डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए भी बनाया जाता है। तो आप एक बात याद रख लीजिए, फिक्स एसेट अकाउंट में गिनती की 7 चीज़ें ही आएंगी। डेबिट साइड में 3 चीज़ें होंगी, ओपनिंग बैलेंस, परचेज और गेन ऑन सेल। क्रेडिट साइड में ये 4 चीज़ें आ सकती हैं, सेल, लॉस ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरेट डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर भी हम एक चीज़ बता दूं बच्चों, या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं आ सकते। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि ऐसे बेचने में या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों कैसे आ जाएंगे, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फिक्स एसेट अकाउंट। और मैंने कहा था आपको जैसे कि अगर आप फिक्स एसेट अकाउंट को अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहां पर आपको केवल उसी एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा जिसको आपने बेचा है। जिसको बेचा ही नहीं है
उनका डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा, फिर वो आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा, ना कि फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, बहुत छोटा सा अकाउंट है, इसमें गिनती की 4 चीजें ही आती हैं। क्रेडिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, डेबिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, यानी प्रीवियस ईयर बैलेंस, करंट ईयर बैलेंस, और टू फिक्स एसेट अकाउंट करके वही लिखा जाता है यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ सोल्ड एसेट, जिसको बेचा गया उसी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा जाता है यहाँ पर। सही है बच्चों, जो आपने फिक्स एसेट अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्ट करके लिखा होगा, सेम वही यहाँ पर आ जाता है। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है। याद रखिएगा बच्चों, कभी कभार या तो ये दे रखा होगा आपको, तो आपको ये निकालना होगा, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ द सोल्ड एसेट निकाल लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ द सोल्ड एसेट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकाल लीजिएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा गेन लॉस निकालने में, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। क्योंकि जो भी गेन या लॉस निकाला जाता है किसी भी एसेट सोल्ड का, वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके निकालते हैं। तो अगर वो ना दे रखी हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस को, उसकी कॉस्ट प्राइस में से, सॉरी को नहीं, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो उससे उसका बुक वैल्यू ऑफ द सोल्ड एसेट निकल आएगी। फिर उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लीजिएगा, पता चल जाएगा लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा हुआ ना मिले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा हुआ मिले, तो समझ जाइएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम अकाउंट। क्लियर बच्चों। यहां मैं बता दूं बच्चों कि कभी कभार आपको जो है इनटेंजिबल एसेट अकाउंट, फॉर एग्जांपल पेटेंट्स का अकाउंट बनाना होगा, तो अगर बनाना पड़े वो भी तब जब उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो कम हो रहा है तो उसे रिटर्न ऑफ मान लेंगे, सेल नहीं मानेंगे। किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे सेल नहीं मानते, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं, और फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, रिटर्न ऑफ सेल के तौर पे इन्वेस्टिंग में नहीं आता। ठीक है। और बढ़ रहा है तो फिर परचेज ही मानेंगे, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट के बारे में या पेटेंट्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके परचेज सेल की, तो फिर आपको इंटेंजिबल एसेट अकाउंट भी बनाना है। सब कुछ सेम है, ठीक है बच्चों। मेनली ये टेंजिबल एसेट के लिए ही बनाया जाता है अकाउंट, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट के लिए बनाना पड़े तो सब कुछ सेम रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, परचेज यहाँ, सेल यहाँ, लॉस यहाँ, गेन यहाँ। बस डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड लिखना है आपको, जितना वो रिटर्न ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो बस ये फर्क होता है अगर आप पेटेंट्स अकाउंट बना रहे हैं तो। क्या फर्क होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू राइट बाय अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पे और इंटेंजिबल एसेट पे लगता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उनका अमोर्टाइजेशन हुआ करता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां मैं और एक चीज बता दूं बच्चों आपको कि अगर आप कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी लगभग सेम रहेगा, बस एक चीज बुरी तरह से गायब हो जाएगी, वो है डेप्रिसिएशन। क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। बाकी उसका ओपनिंग बैलेंस भी यहीं आएगा, क्लोजिंग यहीं आएगा, परचेज यहाँ आएगी, सेल यहाँ आएगी, लॉस यहाँ आएगा, गेन यहाँ आएगा, बट कहीं भी डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो मिलता है वो भी कभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता, उसे अलग से कैलकुलेट किया जाता है, बट इट इज नॉट शोन इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, परचेज यहाँ, सेल यहाँ, लॉस यहाँ, गेन यहाँ, डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। ऐसे अगर आपको सिर्फ लैंड अकाउंट बनाना हो तो वो भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट जैसा बनता है, उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, आप जानते होंगे। डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड, ठीक है। सारे टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एक्सेप्ट लैंड, बिकॉज उसकी जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स की होती है, दैट्स वाई उसका डेप्रिसिएशन निल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे कोई वाइवा वगैरह में पूछ सकता है ये सब बातें। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया जाता है। मेनली परचेज सेल ढूंढने के लिए बनाया जाता है, परचेज ही मेनली ढूंढने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इन्वेस्टिंग का जो फॉर्मेट है और ये इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कैसे बनाए जाते हैं वो मेरे आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। एंड आपको मेरी ये राइटिंग भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जो तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको नीटली इन चीज़ें प्रेजेंट करके दूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस पर्पस में, इस उद्देश्य में कामयाब हुआ हूँ। थैंक यू बच्चों।